अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची में भत्ताखोरी फिर अरूज पर, ताजर कहते हैं हुकूमत बेबस हो गई, तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार छपवाएंगे। पीटीआई के कारकुनों ने सारा गुस्सा सहाफियों पर निकाल दिया। सदर हामिद करजई और वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर बातचीत। क्या करजई भारत के किरदार को कम करने पर राजी हो जाएंगे? पंजाब से ग्वादर तक ट्रैक बिछाने का मंसूबा, 19 अरब डॉलर खर्च होंगे, लेकिन अभी रेलवे के पास पेंशन, तनख्वाहों और डीजल के पैसे नहीं हैं। भत्ताखोरी कराची का एक मसला जरूर है और बड़े अरसे से ये मसला है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये मसला बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है और वहां पर ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ उन्हें नजर नहीं आ रही। आए दिन भत्ते के लिए पर्चियां मिलती हैं, कत्ल की धमकियां मिलती हैं, कारोबार करना मुश्किल हो गया है और अब तो ताजरों ने यह फैसला किया है कि वो तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार भी छपवाएंगे। नित नई खबरें आ रही हैं और आज एक और भी खबर आई कराची से, जिसमें 95 अफराद की एक लिस्ट का हवाला दिया जा रहा है। मोतबर सियासी शख्सियात जो हिट लिस्ट पर हैं, उनमें से 2 शख्सियात तो ऑलरेडी दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। ये मामला क्या है? कराची किस जानिब जा रहा है? आखिर ताजरों को कब एहसास तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत देने में कामयाब होगी और ताजर क्या सजेस्ट करते हैं? इस हवाले से हमारे साथ अतीक मीर जो ऑल ताजरान जो कराची के हैं, उनके इत्तेहाद के सरबराह हैं, वो आज हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ MQM के रहनुमा रशीद गोडेल भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अतीक मीर की जानिब। अतीक साहब, ये आपने कहा है कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब है और तलाश गुमशुदा का इश्तिहार भी आप देने वाले हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। क्या वजह है कि यह भत्ता अभी तक काबू में नहीं आ सका? पिछले 5 साल यही हुकूमत थी जो इस वक्त सिंध असेंबली बैठी है। कभी कभार उसमें बात सुन भी ली जाती थी, हमें पूछ लिया जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि दोबारा आने के बाद तो कतई तौर पर कराची के जुराइम के बारे में और खुसूसन उन जुराइम के बारे में जिसका भी जिक्र आपने किया, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, इसके अलावा जो मार्केटों में धरने और फायरिंग के जो वाक़यात हैं मुख्तलिफ ग्रुपों के माबैन, तो हम देख रहे हैं कि ये खुला मैदान जंग बन गई। मार्केटें घर से चलते हैं ये सोच के रास्ते में हमें कोई दबोच लेगा, हम खैरियत से मार्केट पहुंचते भी हैं कि नहीं। दूसरी फिक्र कि मार्केट में पहुंचेंगे तो बाजार खुला भी होगा कि नहीं। जिस तरह अभी देखिए पिछले 10 दिनों में कराची के अहम तरीन तिजारती इलाके 5 दिन खुल सके हैं। आज भी बहुत से इलाके बंद थे, कल भी बंद थे, परसों भी बंद थे। तो अब सूरत हाल ये है कि भत्ते का अफरीद अपनी जगह, टारगेट किलिंग और उसके अलावा डकैतियाँ, लूट मार, ये तमाम तर चीज़ें मिलकर इन्होंने कराची को एक जंगल की शक्ल दे दी है। और हम देख रहे हैं कि इस पर पहले हुकूमत बेहिस थी, अब हम इदारों को बेबस देख रहे हैं। अतीक मीर साहब, यहाँ पर जो भी कराची में आपसे ये सवाल करूंगा कि ये आप कह रहे हैं कि हुकूमत बेहिस, क्या यह हुकूमत की नाकामी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर हुकूमत के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इस सारी बात को शह देते हैं, या दूसरे लफ्जों में वो भत्ताखोरी में मुलव्वस है? मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी, क्योंकि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है मुल्क की एक बड़ी काबिल कदर पार्टी है, मैं समझता हूँ कि वो कभी भी दानिस्ता तौर पर अपना स्टेक अवाम के अंदर, अपना मैंडेट इस तरह तबाह नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आएगी, जब कोई विल नज़र नहीं आएगी, जब उनकी तरफ से कोई इक़दाम नज़र नहीं आएंगे, तो यही समझा जाएगा कि हुकूमत नाकाम है। नाकाम हुकूमत क्या होती है? जो हुकूमत अपने शहरियों को, खुसूसन मैशत को, तिजारत को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, वो नाकाम ही समझी जाएगी। ये हमारा बुनियादी हक है कि हम एक ऐसी फ़िज़ा में कारोबार कर सकें जिसमें हमें जान और माल की अमान मिले। लेकिन हम देखते हैं कि जान और माल की अमान तो एक तरफ रह गई, हम कारोबार नहीं खोल सकते हैं। हम मार्केटों में ये सोच के आते हैं कि अभी कोई लाश फेंक के चला जाएगा, अभी 2 ग्रुप आमने सामने फायरिंग करेंगे और अभी इलाका बंद करवा देंगे।
तो ये अतीक अजीब मीर और साहब गरीब हमारे सूरत हाल है। आप हमारे साथ ही इसमें रहिए। मैं अतीक मीर साहब आप हमारे साथ ही रहिए। हमें रशीद गोडेल MQM के रहनुमा उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रशीद गोडेल साहब। वालेकुम सलाम। गुडेल साहब, अभी अतीक मीर साहब से बात हो रही है। उनका ये कहना है कि हुकूमत नाकाम है, एक बेहिसी किसी कैफियत है। रोज़ाना हम इस मसले पर बात करते हैं। आप बयान कीजिएगा कि क्या वजह है हुकूमत इस मसले का हल तलाश करने में कामयाब नहीं हो पा रही। बहुत सही भाई, मसला अगर हल करना चाहें तो ये हल होता है, क्योंकि सारा काम जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का है। वो काम अगर ढंग से करें और उसमें अथॉरिटियां जो हो मेरिट की बुनियाद पे हो और बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, तो कोई वजह नहीं है कि इस पर काबू ना पाया जा सके। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई अनासिर तो है जो सरपरस्ती कर रहे हैं। वो अनासिर क्या चाहते हैं? वो कराची पाकिस्तान की माशी शहर है और इस शहर से पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है। पाकिस्तान का अगर बजट बनता है तो 68 to 70% यहाँ से बनता है। गवर्नमेंट का बजट बनता है तो 93% शमी भाई यहाँ से बनता है, कराची शहर से। कराची के जो कारोबारी हजरात है, मैं तो कहता हूँ वो बात कर रहे हैं, जान हथेली पे लेके कारोबार कर रहे हैं। हमने 12 जब हुकूमत में शामिल पिछली गवर्नमेंट में, तो हमने 12 इस बात की निशानदेही की और लिस्टें प्रोवाइड की और बताया हुकूमत वक्त को, जिसके हम कोलिशन पार्टनर थे, जो मेजर हुकूमत थी, उसको बताया। तो लेकिन कोई कार्रवाई नजर नहीं आती थी। बार बार यकीन जाने के बाद गैंग वार हो गया और तालिबान दहशतगर्द हो गए या दूसरे जराइम पेशा अनासिर हो गए। वो कहीं आसमान से तो नहीं आते शमी भाई, इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर में कार्रवाई करते हैं। या वो टोपी बन के आते हैं जिसमें नजर नहीं आता, लोग कत्लेआम करते हैं। फिर इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का भी किरदार है कि वो बर वक्त कार्रवाई नहीं करती। बाज़ मौकों पे आपके मीडिया ने दिखाया कि उसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आई है। तो अगर इन्वॉल्वमेंट अगर उनकी होगी या थोड़ी सरपरस्त की कुछ ऑफिसर्स की होगी, तो कोई वजह नहीं कि वो दहशतगर्द नजराते पे है। तो हमने तो 12 हुकूमत से कहा, आज तो हम हुकूमत में नहीं है, पोजिशन में है, तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ये किस तरह कंट्रोल करे। कराची 2.25 करोड़ आबादी का शहर है। दुनिया के समी भाई मेगा सिटीज होते हैं, उसमें एक लोकल बॉडी सिस्टम होता है और उसका मेयर जो होता है उसके हाथ में पुलिस कंट्रोल होता है। लेकिन इस मुल्क की है, जब हम ये बात करते हैं कि कराची से पेशावर तक लोकल पुलिस होनी चाहिए, मेयर कंट्रोल में होनी चाहिए, तो वो तो लोकल बॉडी सिस्टम ही नहीं है। और अगर कंट्रोल भी शहरों के मेयर और शहर के एडमिनिस्ट्रेटर के पास होना चाहिए, क्योंकि जब शहर में कोई मॉब निकलता है या कोई जराइम की वारदात होती है, तो जो शहर के इदारे होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, वो फोन करते होते हैं होम मिनिस्ट्री को और अच्छा, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन रशीद साहब इस पर कमेंट कीजिएगा कि एक तो भत्ताखोरी ने तंग किया, ताजर अपना काम नहीं कर पा रहे, दुकानदार दुकानें नहीं खोल पा रहे। अब ये जो एक सेक्टेरियन वायलेंस हम देखते हैं थोड़े अरसे के बाद, हर 10-12 दिन के बाद वाक़यात होते हैं, वो भी कराची में उसका भी निशाना बनाया जाता है। मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि हमें कोई इस हवाले से भी कोशिश नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत ने जो मजहबी रहनुमा हैं उनको इसमें इस्तेमाल करके जो ये सेक्टेरियन टेंशन है इसको भी डिफ्यूज़ करने की कोशिश की गई हो। बिल्कुल समीर भाई, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हो कि वक्त का काम था। अगर कोई मजहबी उलमा को टारगेट किया जाता है तो हुकूमत जाती उनके पास, उनकी दादरसी करती और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराती। यहाँ पर तो जज महफूज नहीं है, आम आदमी महफूज नहीं है, MP MNAs महफूज नहीं है। तो ये शहर को मुझे लगता है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत तबाह करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसकी माशी रंग, पाकिस्तान की माशी रंग कट जाए और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना खत्म हो जाए। लोग खौफ के आलम में दूसरे मुल्कों में कारोबार शुरू कर रहे हैं। हम तो 12 हुकूमत से कहते आए, जो हुकूमत में थे भी और आज भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे, सुपर असेंबली फ्लोर पे या हर किसी फोरम पे, कि खुदारा कुछ कार्रवाई करो, कुछ एक्शन नजर आना चाहिए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो सिर्फ बातों बहुत बहुत शुक्रिया रशीद गोडेल साहब और अतीक मीर साहब। रशीद गोडेल साहब का ये कहना था कि कराची पाकिस्तान की इक्तिसादी शहरग है और एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत यहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर दी गई है कि जिससे लोगों के लिए कारोबार मुश्किल हो गया है, जिससे यकीनन हुकूमत पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ जो टैक्स की मद में आते हैं उनमें भी कमी होगी और जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक होगा। इसलिए ज़रूरी है कि कराची के मामला ठीक किए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कराची के मामलात से जुड़ा हुआ है। नाजरीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के धरनों की। आज लाहौर में भी धरना हुआ, वहाँ पर सहाफ़ियों के साथ भी झगड़ा हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस ले लिया है और कल इस हवाले से 28 अगस्त को इस हवाले से बुला लिया है तमाम उम्मीदवारों को। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान में इंतखाबात के मौके पर धांधली के इल्ज़ामात एक अहम मसला है और हम ये देखते हैं कि बड़ा मुश्किल है हारने वाला शख्स कभी अपनी शिकस्त को तस्लीम करे। लेकिन बाज़ औक़ात डिफरेंस इतना कम होता है कि कोई भी आदमी नताइज के हवाले से उंगली उठा सकता है और यही हुआ लाहौर में सूबाई असम्बली के हल्का 150 में, क्योंकि जीतने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ मरगूब सिर्फ 376 वोटों से बताया गया कि वो जीते हैं। तहरीक इंसाफ ने इन नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया क्योंकि उनका ये कहना था कि पहले उन्हें बताया गया कि वो इलेक्शन जीत गए हैं, फिर उसके बाद उन्हें हराया गया और वो ये समझते हैं कि धांधली की गई। इसके बाद धरना हुआ, 2-3 दिन से एहतजाज हुआ और आज इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज चौधरी, जो तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हैं। वेलकम इन द शो एजाज साहब। ये बयान कीजिएगा कि ये जो मामला है सारा के धांधली, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के कि तहरीक इंसाफ जब भी इलेक्शन होगा यही कहेगी कि धांधली हुई है। इस पर्टिकुलर सीट पे कैसे नताइज तब्दील हुए, कुछ हमें बताइए। समीर साहब, पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि 11 मई के इंतखाबात के बारे में हमारी बड़ी अप्रीहेंशन है और कोई 2500 सफ़ात का हमने वाइट पेपर जी आ गया, बिल्कुल। लेकिन हमने हुकूमत को और जमहूरियत को चलने का पूरा मौका दिया है, हमने उसको नहीं रुकावट डाली। हमने कहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए और इतनी ज़्यादा एप्रीहेंशंस के बावजूद तजवीज़ हमारी ये थी, बड़ी मासूम सी ख्वाहिश, कि 4 नशिस्तें कुल कौमी असम्बली की, इनके ऊपर आप थंब इम्प्रेशन ऑडिट करा के रिकाउंट करा दें। ये हमारा कुल ये तो हो जाएगा। लेकिन अच्छा, यहाँ क्या हुआ? नहीं, आपने फरमाया ना कि जो हार जाए वो यही कहता है, ऐसी बात नहीं है। हमने कोई रुकावट नहीं डाली। यहाँ पर 150 में अगर ये पहले इतला न दी जाती कि ये जमा हुआ है और ये आपका रिजल्ट आया और आप जीत रहे हैं। अच्छा, आपको रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले ये बताया? वाजिद अजीम को ये बताया, फिर उन्होंने फरमाया कि नहीं, आप 376 से हार रहे हैं। अब उसके बाद यानी ये एक शक पैदा हो जाना लाजमी अमर था। इस पर भी हमने कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया जो अखलाकी ना हो। हमने कहा कि आप आरओ हैं, आप मेहरबानी करके रिकाउंट करा दें। बेशुमार प्रेसिडेंट जब इतना टाइट मार्जिन हो जाए तो रिकाउंटिंग क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कल आप एप्लीकेशन दीजिएगा। अगले रोज़ एप्लीकेशन दी, वो कुछ देर वक्फे करा के सुनते रहे और फिर उसको मुस्तरद कर दिया। अब कहना सिर्फ हमारा ये है, और वो जैसे आपने फरमाया कि 28 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है, अगर ये ग्रीवेंस दूर हो जाए, हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पंजाब में रखती है, ठीक है ना जी। इसलिए ये बिल्कुल इंसाफ का तकाजा है, वरना लोगों का अगर एतमाद उठ जाए वोट के ऊपर, तो मुझे बताइए, पहले तो हम कहा करते थे ना कि जी वो फ़ौज आ जाती है बंदूक पकड़ के, तो अब बंदूक जो है ना वर्दी के बगैर लोगों के पास भी है। इसलिए हमारा मकसद सवाए निज़ाम को दुरुस्त करने के। और एक और बात मैं आपसे इजाज़त से कह दूँ, देखिए इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। आज हम ये बात बहस का आगाज़ कर रहे हैं, मीडिया से दरख्वास्त करते हैं कि संजीदगी से इस पर बात की जाए। अगर बिल्कुल करीब हमसाए में बायोमेट्री और आपका थंब इम्प्रेशन से वोट भी पड़ जाता है, आपकी शनाख्त भी हो जाती है, तो अब मुझे बताइए कि क्यों हम पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते हैं। और यानी बहुत से इम्कानात कम हो जाते हैं कि जो इसके नतीजे में ख़राबी पैदा होती है। अच्छा, एक ये बयान कीजिएगा कि आज जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुई तो सहाफ़ियों के साथ भी झगड़ा हुआ। ये हम देखते हैं कि अक्सर जो तहरीक इंसाफ के डेमोन्स्ट्रेशन है वहाँ पर लोग जो हैं कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कुछ ट्रेनिंग की कमी है या बीच में आप समझते हैं कोई एक तीसरा एलिमेंट आके लड़ाई करवा देता है? क्या वजह है कि आपका प्रोटेस्ट है, सहाफ़ी उसको कवर करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और अचानक बीच में उनके साथ झगड़ा? समीर साहब, पहली बात तो ये है कि मजमूई तौर पे मैं तो हमेशा अपने मीडिया का मशकूर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि पिछले 3-4 साल के अंदर जिस तरह मीडिया ग्रो किया है वैसे ही तहरीक इंसाफ ने ग्रो किया है, और जो जिस तरह कम आया तहरीक इंसाफ थी, इब्लाग का कोई दूसरा रास्ता उसके लिए नहीं था। इसलिए मीडिया से तो सवाल पैदा नहीं होता कि हमारी कोई ऐसी बात हो। अचानक वाक़या हुआ है और देखिए बिल्कुल यानी कोई प्लानिंग खुदा न खास्ता नहीं होती ऐसे किसी काम में। यानी छड़ी की जो वो परचम वाली होती है उसकी नुक्कर जो है ना आँख के करीब एक हमारे जो कैमरामैन थे उनके लगी है, क्योंकि मैं ख़ुद बैठा हुआ था और उसके बाद ना
यानी ये वाकया। एक फरीक ने दूसरे को बहुत ज़्यादा पीटा और उसके बाद मैंने कम से कम 10 मरतबा जाके माजरत की है कि ये अचानक हुआ है, हमारी कोई डेलिब्रेट नहीं है। और मैं तो आपके सामने जी 100 मरतबा माजरत करने के लिए तैयार नहीं, हूं। आप कंपनसेट करने के लिए भी तैयार हैं कि जी कोई ऐसा नुकसान हो जाए उसके लिए भी हम किसी तरह भी, और मैं लाहौर के मीडिया से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा हमारा कोई नहीं। अलबत्ता आप उस यानी कारकुनान की कोई गलती नहीं थी, अलबत्ता एक वाकया हो गया जो डेलिब्रेट नहीं था, यानी आपको बताया स्पॉन्टेनियस बिल्कुल spontaneous था, उस पे वो थोड़ा सा धकेला तो वो उसके हाथ में यूं परचम था, वो परचम की ये जो अच्छा, अब चलें इस पे हम आते हैं मुख्तसरन सिर्फ 20 सेकंड में। अगर इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग करने का हुक्म दे देता है तो फिर आप मुतमईन? जी बिल्कुल मुतमईन है, और बिल्कुल जी रिकाउंटिंग को इंशाल्लाह उसके नताइज से कबूल भी करेंगे। मैं आपको एक और अगर एक 10 सेकंड में और बात कह दूं, पीपी 184 है जहां से स्पीकर साहब जीते हुए हैं, वहां पर हम 16,000 वोटों से हरवाए गए हैं और वहां पर 20,200 वोट का काउंटर फॉइल बैलेट पेपर का ऐसा है जिसके ऊपर ना दस्तखत है ना मोहर है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, जो कह रहे थे कि अगर 28 अगस्त को अगर इलेक्शन कमीशन मान लेता है उनकी दरख्वास्त रिकाउंटिंग की तो मामला ख़त्म हो जाएगा। मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस वाक़या हुआ है और वो मीडिया से इस हवाले से माजरत करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे पाक फ़ौज के साबिक सरबराह जनाब मिर्ज़ा असलम बेग से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हामिद करज़ई जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान से क्या डिमांड कर रहे हैं और पाकिस्तानी हुक्काम को किस तरीके से इस मामले को हैंडल करना चाहिए, क्या बात उन्हें हामिद करज़ई से करनी चाहिए। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। एक अहम इशू है अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेस का विड्रॉल, और आज अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है जिसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी शरीक थी, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी भी थे और ISI के सरबराह भी मौजूद थे। हामिद करज़ई एक दिन के लिए आए थे लेकिन अब उनका दौरा मज़ीद बढ़ गया है, वो आज यहीं पर क़याम करेंगे। यहाँ पर तसव्वुर ये किया जाता है पाकिस्तान में कि बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप्स जो इस वक्त पाकिस्तान में सरगर्म अमल हैं, उनकी जो डोरें हैं वो अफ़गानिस्तान से हिलाई जाती हैं। ये बहुत एक नहायत अहम मामला है क्योंकि बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि हामिद करज़ई इस वक्त जो डिमांड कर रहे हैं बुनियादी तौर पर वो जो अफ़गान ट्रांजिशन है उसमें ग्रेटर इंडियन रोल की डिमांड कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस तरह इस उलझे हुए मामले को सुलझाना चाहिए, ये आज हम गुफ्तगू करेंगे पाक फ़ौज के साबिक सरबराह जनाब मिर्ज़ा असलम बेग से। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब, बड़ा एक संजीदा मामला है पाकिस्तान का और बड़ा अहम ये इशू है क्योंकि नेटो फोर्सेस का विड्रॉल होने वाला है। इस वक्त हामिद करज़ई जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं। क्या समझते हैं आप कि वो क्या चाह रहे होंगे और पाकिस्तान को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या फोकस करना चाहिए? जी, हमारे वज़ीर आज़म के दावतनामे पे हामिद करज़ई साहब तशरीफ़ लाए हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसे मुज़ाकरात और बातचीत और राब्ते अफ़गानिस्तान में उसके मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम है और यकीनन इस मुलाकात के बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे। लेकिन चंद ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि जिनको जानना ज़रूरी है, जहन में रखना ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि इस मुलाकात के हवाले से अफ़गानिस्तान से काबिज़ फ़ौजों के निकलने के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, क्या नताइज निकलेंगे, किस तरह अमन कायम होगा, कैसे वहाँ पे एक मजबूत हुकूमत बनेगी। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये चंद हक़ाइक़ हैं जो मैं पेश करना चाहता हूँ। जी प्लीज़ इरशाद। पहली चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान की ये जंग आज़ादी है जो पिछले 33 सालों से जारी है। ये दहशत गर्दी नहीं है कि जिसको अमेरिका और मगरिब ने दहशत गर्दी कह के इसकी तजलील की है। इस जंग आज़ादी के लिए अफ़गान कौम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आज की हकीकत यह है कि तालिबान
जीती हुई क़ुव्वत है, अमेरिका और उनके इत्तेहादी हारी हुई क़ुव्वत है। और यह कानून फितरत है कि जीती हुई क़ुव्वत अमन की राहों का तयन करती है। आपने देखा कि पिछले 5 सालों से अमेरिका ने हर कोशिश कर ली अपनी मर्ज़ी का काम करने का अफ़गानिस्तान में, लेकिन हर मुकाम पे अमेरिका नाकाम है। तीसरी हकीकत यह है कि 1990 में जब रूस पसपा हुआ तो उस वक्त मुजाहिदीन के 7 लीडर थे। आज जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी पसपा हो रहे हैं तो हमारे तालिबान के सिर्फ एक लीडर है और वो है मुल्ला उमर, और ये हकीकत बड़ी अहमियत की हामिल है। 1990 में जब रूस पसपा हुआ और इंतकाल इक़्तिदार और नई हुकूमत बनने के मनाजिल सामने थे, तो उस वक्त इस तहरीक पे ISI और CIA का एक हद तक उस पर यानी इनका वो था, ज़ोर था, उनकी मर्ज़ी से काम होता था। आज जो कुछ भी वहाँ हो रहा है अफ़गानिस्तान में, और कल जो होगा वो मुल्ला उमर की मर्ज़ी से होगा और उस नौजवान क़यादत की मर्ज़ी से होगा जो इस पूरी तहरीक का आज हार्ड कोर है। मेरी मुराद है कि पिछले 30 सालों में वो अफ़गान बाशिंदे जो इस जंग के साए में पैदा हुए, पढ़े, पले, जंग का हिस्सा बने हैं, ये खूनरेज़ी और गारतगरी देखी है। उनके सामने ये जंग ज़िंदगी का पहला और आखिरी मकसद है। उनके फ़ैसले हर फ़ैसले पर हावी हैं, यहाँ तक कि मुल्ला उमर भी उनके फ़ैसलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही अहम हकीकत है जो आने वाले वक्तों में अपना रंग दिखाएगी। 1990 में रूस के पसपा होने के बाद साजिशों का जाल बिछाया गया। उस वक्त के मुजाहिदीन को जो जंग जीते थे उनको इक़्तिदार में शामिल नहीं किया गया। ऐसे हालात पैदा किए गए कि मुजाहिदीन की आपस में जंग शुरू हुई, खाना जंगी होती रही, जिसके नतीजे में जो जूनियर लीडरशिप थी उन्होंने अपना हाथ में फ़ैसला लिया, आगे बढ़ के क़यादत संभाली और तालिबान की क़यादत उस वक्त से अब तक अपनी आज़ादी को, जंग को जारी रखे हुए हैं। आज तालिबान की जो क़यादत है वो इन साजिशों से वाकिफ़ है, पूरी तरह वाकिफ़ है, और किसी तरह भी वो मंसूबे जो बनाए गए पिछले 5 सालों में उनका हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। उनका एक ही मुतालबा है कि तुम निकलो यहाँ से, ये बताओ कि कब निकलोगे, तो हम अफ़गानिस्तान का फ़ैसला ख़ुद करेंगे। इससे मेरी मुराद ये है कि एक नई हकीकत सामने आई है कि 1919 में जबकि तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान इख्तलाफात थे, आज वो इख्तलाफात नहीं हैं। ये मंज़र आपको नज़र आया होगा पिछले साल जब फ़्रांस में फ़्रांस की हुकूमत की हिमा पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इंट्रा अफ़गान डायलॉग के लिए, जिसमें तालिबान की क़यादत और शुमाली इत्तेहाद की क़यादत और करज़ई साहब के हुकूमत के लोग इन्होंने हिस्सा लिया और इस नतीजे पे पहुँचे कि जब काबिज़ फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकलेंगी तो ये क़ुव्वतें ख़ुद मिल कर के अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगी। ये एक तरह की मफ़ाहमत है शुमाली इत्तेहाद और तालिबान के दरमियान जो 1990 में नहीं थी, लेकिन इस पेशरफ्त को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, रोक दिया गया और बीच में नई रुकावटें पैदा कर दी गई। तो ये एक ऐसी हकीकत है कि जो जुटलाई नहीं जा सकती है और इसके बड़े गहरे असरात पड़ेंगे। और एक बहुत ही अहम हकीकत है कि 1990 में जबकि नई हुकूमत के बनने के इम्कानात थे, नए हालात पैदा होने थे अफ़गानिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अफ़गानिस्तान के मसले पर मफ़ाहमत नहीं थी, इख्तलाफात थे, बड़े शदीद इख्तलाफात थे। बेग साहब, ये तो आज आपने पाकिस्तान बड़ा हकायक बयान किए हैं बिलाशुबा, और बड़ी इनमें एक बड़ा आपने एक डिटेल्ड एक व्यू दे दिया एक मुख्तसर टाइम में।
ये बयान फरमाइएगा कि अब जो LOC पर टेंशन है, जो भारत ने टेंशन क्रिएट की है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये भी दर हकीकत इसलिए है कि वो चाहते हैं कि उसमें अफ़गानिस्तान ट्रांजिशन में उनका ज़्यादा रोल हो, और करज़ई साहब भी गालबन पाकिस्तानियों से यही बात करेंगे। हमें क्या करना चाहिए जो आज करज़ई इस्लामाबाद में हैं, मुस्तकबिल को देखते हुए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहे करज़ई साहब से? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने पिछले सवाल की एक आखिरी बात मुकम्मल करना चाहूँगा जी, कि आज ईरान और पाकिस्तान में मफाहमत है। ये दोनों मुल्क मिल के और करज़ई साहब की हुकूमत, करज़ई साहब का आना एक बड़ी खुशाइन बात है कि मुस्तकबिल का फ़ैसला करने में करज़ई साहब की ये आमद बड़ी खुशाइंद है, इसके अच्छे नताज निकलेंगे। जहाँ तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल का ताल्लुक़ है, उसका करज़ई साहब के मुलाकात से या उनके आने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो हकीकत यह है कि जिस तरह से आपको याद होगा 1990 में जब रूस पसपा हुआ था, अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक्त वहाँ पे जो मकबूता कश्मीर के मुजाहिदीन थे, जिनका अंदाज़ा है तकरीबन 3-3.5 हज़ार मुजाहिदीन थे, जब वो वापस आए आज़ाद मकबूजा कश्मीर में, तो वहाँ पे एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ, तहरीक आज़ादी में बड़ी तेज़ी आ गई। और जैसी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज खिलाफ वर्जी देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा खिलाफ वर्जी हुई लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लेकिन उस वक्त हमने कभी एहतजाज नहीं किया, हमने कभी माजरत नहीं की, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और ऐसा सख्त जवाब दिया कि भारत को फिर जुर्रत नहीं हुई कि कई सालों तक लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर सके। आज भी भारत को ये खौफ है कि जब अमेरिका इत्तेहादी अफ़गानिस्तान से पसपा होकर निकलेंगे तो ये जिहादी फिर आएंगे और आप देखिएगा कि मंज़र बदलेगा कश्मीर में। कश्मीर की जंग आज़ादी एक नया रुख इख्तियार करेगी, ये खौफ है। और एक और भी हकीकत है जो अब सामने आ चुकी है कि आज से चंद हफ्ते पहले जो भारत का एहतजाज है कि 5 फौजी, हमारे फ़ौज ने 5 किलोमीटर अंदर घुस के मार दिया। हमारे फ़ौजियों ने नहीं मारा है, ये वही मुजाहिदीन हैं जिन्होंने अंदर जाके भारत की फ़ौजियों को मारा है, जिसके नतीजे में आज भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी खिलाफ वर्जी कर रहा है। और उस खिलाफ वर्जी का जवाब, सख्त जवाब देने की ज़रूरत है, जिसकी सलाहियत पाकिस्तान की फ़ौज में मौजूद है। बेग साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने बार बार ये कहा, और एक इंटरनेशनली उन्होंने एक बड़ा इसमें एक रेपुटेशन और अर्न भी की है, रिस्पेक्ट, कि हम मामलात भारत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए चाहते हैं। बड़ा रिस्ट्रेन शो किया है अभी तक पाकिस्तान ने, लेकिन भारत बार बार, और अब तो ये एक रोज़ाना का मामूल बन गया है जो LOC पर सूरत हाल है, कब तक रिस्ट्रेन पाकिस्तान ये दिखाएगा? क्योंकि आप तो फरमा रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। देखिए, रियासत का एक मजबूत हिस्सा है सियासी हुकूमत, मुंतखब हुकूमत। उसका किरदार, उसका अमल, उसकी बातें अलग हैं। उसके अंदर सियासत होती है, उसके अंदर सफारत के तकाजे होते हैं। जो बयान नवाज शरीफ साहब ने दिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारी फ़ौज, उसकी सोच, उसका अमल बहुत मुख्तलिफ होता है। हालात को देखते हुए वही होना है और हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सख्त हमारी फ़ौज की तरफ से जवाब जाना ज़रूरी है। और यही वो ज़ुबान है जो भारत की फ़ौज समझती है। अच्छा, मैं आऊँगा दोबारा जो अफ़गान सदर हामिद करज़ई का दौरा है उसकी जानिब। कहा जा रहा है कि वो डिमांड कर रहे हैं कि बहुत सारे जो तालिबान हैं उनको रिहा किया जाए जो पाकिस्तान में हैं, और डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है वो उन अफ़गान जो रहनुमा हैं जो तालिबान के, उनसे वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इस मौजूदा सूरत हाल में आप समझते हैं कि पूरी पाकिस्तान जो है वो इसको फैसिलिटेट करेगा? पहली बात तो यह है कि कई बार अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने यह दावा किया कि अफ़गानिस्तान के तालिबान से उनकी बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी सदाकत नहीं थी। आज भी कोई भी मुज़ाकरात तालिबान और अफ़गान हुकूमत के साथ नहीं हो रहे।
लेकिन ये हकीकत है कि अगर करज़ई साहब तालिबान के कुछ लोगों को जो हमारे पास हैं उनको आज़ाद कराने में कामयाब हो जाते हैं तो बेशक करज़ई हुकूमत और तालिबान के दरमियान बेहतर मफाहमत पैदा होगी जिसके अच्छे नताइज होंगे और यही शायद मकसद है करज़ई साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल असलम बेग साहब, जो ये कह रहे थे कि करज़ई साहब का जो दौरा है उसके नताइज यकीनन अच्छे निकलेंगे। और उनका ये भी कहना था कि अगर कुछ तालिबान जो इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं अगर वो रिहा कर दिए जाते हैं तो उससे जो मुज़ाकरात हैं अफ़गान हुकूमत के साथ शुरू करने में मदद मिलेगी। LOC पर भारत जो कर रहा है उसका ये उनका कहना था असलम बेग साहब का कि ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। जो पॉलिटिकल हुकूमत जो कह रही है, जो क़यादत कह रही है वो भी सही है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान रेलवे के मामलात का, जहाँ ये तो बात की जा रही है कि खुंजराब से गवादर तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाए $19 बिलियन की मदद से। लेकिन इस वक्त रेलवे की सूरत हाल ये है कि ना पेंशन के लिए पैसे हैं, ना तनख्वाहों के लिए पैसे हैं और ना ही रेल के इंजन में डीजल लेने के लिए पैसे हैं। लेकिन ये सब ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरा चीन के मौके पर यह ऐलान हुआ, यह फैसला किया गया कि खंजराब से ग्वादर तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। और अब बताया जा रहा है कि आज रात किसी वक्त चाइना का एक हाई लेवल डेलीगेशन आएगा और कल पाकिस्तानी और चाइनीज़ हुक्काम के दरमियान गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, जिसके बाद खंजराब से ग्वादर तक का जो रेलवे ट्रैक है वो मंसूबा उसके हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त होगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए 19 बिलियन यानी $19 अरब इस पर खर्चा आएगा और ये सारी रकम जो है वो चाइना फराहम करेगा। इसके अलावा ये बात भी की जा रही है कि लाहौर से पेशावर तक एक एक ट्रेन चलाई जाएगी जिसकी स्पीड 160 मील फी घंटा तक होगी। 160 एक बहुत बड़ी स्पीड है, लेकिन ये इतने जो बड़े ज़बरदस्त मंसूबे हैं, एक ड्रीम है और पाकिस्तानी चाहते हैं कि रेलवे तरक्की करे। लेकिन अगर हम अपनी फाइनेंसेस पर नज़र डालते हैं, जो हुक्काम जो ज़राए समझते हैं रेलवे की क्या सूरत हाल है, तो वहाँ से खबरें ये हैं कि इस वक्त ना तो पेंशन के पैसे हैं, ना तनख्वाहें देने के पैसे हैं और ना ही रेलवे के इंजन चलाने के लिए जो डीजल चाहिए उसको ख़रीदने के पैसे हैं। बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। हमारे खसूसी नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली ने आज मुलाकात भी की, जो रेलवे के वज़ीर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उनका इंटरव्यू भी किया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये जो सारे मंसूबे हैं किस हद तक प्रैक्टिकल है, ये सब हो जाएगा। जुल्फ़िकार, ये बताइए, बड़ा एम्बिशियस प्लान है $19 अरब का खुंजराब से ग्वादर तक रेलवे ट्रैक बचाने का, और जो दूसरे मंसूबे हैं किस हद तक ये मुकम्मल होंगे? समी साहब बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि जो मनसूबा बंदी है उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे हो या वापडा हो, इसमें किसी कमी की जो है वो नज़र नहीं आती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने जो ख्वाब देखा है वो असल में है कि 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलनी चाहिए। अब उसको प्रैक्टिकली देखें, इस मंसूबे को जो शुरू होता है पिंडी से लेकर कराची तक रास्ता सरगोदा, तो समी साहब उस पर $68 बिलियन की कास्ट आती है। 68 अरब डॉलर। अब पाकिस्तान के पास, अब सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे के पास, वाकई आपने सही कहा, कुंदिया से सरगोदा एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, वो पिछले 6 महीने से बंद है इस वजह से कि डीजल नहीं। इस तरह से इस वक्त 96 ट्रेनें पाकिस्तान रेलवे अपने सिस्टम में चला रहा है। मालगाड़ी तो एक आध शायद चलती हो, बाकी ये पैसेंजर ट्रेनें। अच्छा, उनमें से भी अब ये कोशिश की जा रही है कि ये चूँकि हम इसको बर वक्त नहीं कर सके, 8-8, 10-10 घंटे की वो जो ताख़ीर ट्रेनों में है उसको हम दूर नहीं कर सके। वजह उसकी ये है कि ना इंजन है, ना पूरी बोगियाँ हैं, ना स्टेशन पे पूरा उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसको वो एक ट्रेन के लिए ज़रूरी होता है। तो अब ये प्लानिंग की जा रही है कि 20-25 ट्रेनें अब बंद कर दूँ, बाकी को इन टाइम कर लो। 20-25 ट्रेनों को बंद करके फिर आगे चलते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबे का, तो वो तो 2 मंसूबे हैं समी साहब। एक मंसूबा ये है कि कराक्रम हाईवे के साथ साथ अलाइनमेंट ली जाए और उसके बाद उसको हवेलियाँ तक लाया जाए और हवेलियाँ से फिर आगे जो है वो दादू तक, और दादू से कराची और कराची से ग्वादर। तो ये इस मंसूबे पे $19 अरब की लागत है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि हम ये कोशिश करेंगे कि इसका अरेंजमेंट चाइना करे, क्योंकि इसका फ़ायदा सारा का सारा चाइना को है।
अब चाइना जब वो ट्रेड करेगा तो उसके आगे लिंक खुलेंगे, ग्वादर पोर्ट तक पहुंचेगा। दूसरा मंसूबा ये है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है पाकिस्तान रेलवे के पास हवेलियाँ से कराची तक का, रास्ता सरगोदा या आगे मियाँ वाली कुंदियाँ, तो इसको रखें और उनको कहें कि ताबाद की झील की तरफ से आप आ जाएं और एक ट्रैक वहाँ से बिछा लें, उसकी लागत थोड़ी सी कम है। इस तरह ये तो 2 मंसूबे वो हैं जो चाइना के साथ हैं। 2 मंसूबे जो मैं आपको जिक्र कर रहा था वो पाकिस्तान के, एक मैंने जिक्र कर दिया $68 बिलियन का। एक मंसूबा जो है वो ये है कि पहले फेज़ में 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाए लाहौर और कराची के दरमियान। इसकी लागत है जनाब 300 अरब रुपए, ये हमारे पास नहीं है। और ना ही किसी पीएसडीपी में, किसी डेवलपमेंट प्लान में ये रकम ये प्रोजेक्ट अभी PC1 बन रहा है। आज प्लानिंग कमीशन में इसकी मीटिंग हुई है, जीएम रेलवे अंजुम परवेज साहब वहाँ मौजूद थे, प्लानिंग कमीशन के हुकाम थे। अभी इसकी PC1 बन रही है और कल डेलीगेशन जो आप आज रात आ रहा है, कल से मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि उनसे कहा जाए कि 300 अरब आप लगा दें, इन्वेस्टमेंट कर लें और फिर उसके बाद आप इसमें से जो है वो रेवेन्यू कमाएगा जो रेलवे, उसको आप पे बैक करता जाएगा। तो एक ये मंसूबा। दूसरा मंसूबा जिसमें ये है कि इसको 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाया जाए, उसके लिए $8 अरब मज़ीद चाहिए, क्योंकि दरियाओं के ऊपर जो पुल है वो 160 की स्पीड को नहीं संभाल सकते, सारे पुल चेंज करने पड़ेंगे। $8 बिलियन पाकिस्तान रेलवे के पास तो अभी 30 अरब रुपए चाहिए साल के उसकी तरक्याती मंसूबों के लिए, और 35 अरब चाहिए उनको तनख्वाही और पेंशन देने के लिए, यानी 65 अरब रुपए हर साल रेलवे को कुछ किए बगैर देते जाएं, तो ये रेलवे जिस तरह चल रहा चलेगा। अच्छा जुल्फिकार, एक बात पर कमेंट करें कि ये जो जब हम रेलवे की हिस्ट्री पे डालते हैं तो सबसे पहला जो खसारा जब आया था रेलवे को वो 80s में था, जिस वक्त जनरल ज़िया की हुकूमत थी, और बताया ये जाता है कि बुनियादी तौर पर जो रेलवे की इनकम थी वो फ्रेट ट्रेनों से इनकम होती थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त सारे ठेके एनएलसी को दे दिए गए, उसको प्रमोट करना था, तो उसका जो डायरेक्ट जो अफेक्ट हुआ वो पाकिस्तान रेलवे पर हुआ। क्या कोई ऐसा मंसूबा वजीर मौसूफ सोच रहे हैं या मौजूदा हुकूमत सोच रही है जिससे रेलवे में जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनको बहाल किया जाए? क्योंकि जब तक फ्रेट ट्रेन्स नहीं आएंगी, सिर्फ पैसेंजर्स की जो इनकम है उससे कभी रेलवे प्रॉफिट में नहीं जाता। तो जो पावरफुल लॉबीज हैं, क्या वो ये इजाजत देंगी कि फ्रेट ट्रेन को रिवाइव किया जा सके? साहब, मैं आपको हैरानगी की बात बताऊं, जिस एनएलसी का आप जिक्र कर रहे हैं उसी एनएलसी को ठेका फिर दे दिया गया है। इसमें हुकूमत ने नहीं, पिछली हुकूमत ने दिया है, ये मैं क्लियर कर दूं कि उनको ये कहा गया कि आप अपने इंजन लाओ, बोगियाँ हमारी लो और ट्रेन चलाओ। अब मुझे बताएं कि मोनोपली उनकी रोड पे तो पहले ही एनएलसी की मोनोपली थी, अब उनकी रेल पे मोनोपली होगी तो वो सारे का सारा जो फ्रेट का रेवेन्यू है वो तो वो ले जाएंगे, रेलवे के हाथ तो कुछ नहीं आएगा। जिस तरह बिजनेस ट्रेन चलाई थी उसके हाथ अब देखिए वो 40-50 करोड़ का डिफॉल्ट करके बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप पाकिस्तान रेलवे को अगर पाँव पे खड़ा करना है, मुझे देखें ख्वाजा सार रफीक साहब से आज मेरी बात हुई है, उनका तफसीली इंटरव्यू किया है, उनकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है, उनकी नीयत ठीक है, लेकिन भाई पैसे कहाँ से आने हैं? वो कह रहे हैं कि 300 अरब रुपए हमें जहाँ से भी लेने पड़े हम लेंगे, हम इंटरनेशनल कंसोर्शियम के पास चले जाएंगे, मार्केट से ले लेंगे। लेकिन ये सब यूटोपिया की बातें हैं, ये ख्वाबो ख्याल की बातें हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, पाकिस्तान में सरमायाकारी किसने करनी है समी साहब? पाकिस्तान में कोई टेक्सटाइल मिल लगाने आता नहीं है, वो पाकिस्तान के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बलोचिस्तान से भी गुजरना है, जो मियाँ वाली कुंदिया से लेके आगे कई ऐसे शोरशुदा इलाकों से गुजरना है, चीज़ का कोई गारंटी नहीं है कि ट्रेन पे बम लगेगा, मिसाइल लगेगा, क्या लगेगा। तो ये मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि ये काम ऐसे नहीं चलना। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर साहब ठीक कर सकते हैं, उनके एक्शन ले सकते हैं, उनको ठीक कर देंगे। जिन वर्कशॉपों में ये ट्रेनें बनती हैं, ये इंजन रिहेबिलिटेट होते हैं, समी साहब वहाँ मटीरियल ही नहीं है, सारा कुछ लोकल परचेज पे चल रहा है। ये करप्शन आज की नहीं, बड़ी पुरानी है। सबसे पहले रेलवे के अंदर जो लीकेजेस हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद जो पैसे बचेंगे, देखिए आप अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेनों को चलाएं, आप ट्रैक की तरफ चल पड़े हैं। यानी इसी तरह से है कि आप एक आदमी ICU में है तो उसको कहेंगे इसके लिए जो सांस में नाली के जरिए खुराक दी जा रही है उसको निकाल लो, इसके लिए चरगे का बंदोबस्त करो। तो चरगा नहीं चाहिए, पहले उसको ICU से निकालने की जरूरत है। पाकिस्तान रेलवे की इस वक्त इस किस्म की हालत है। अच्छा, ये एक बयान कीजिएगा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान रेलवे को अगर इंजन मिल जाए जो उसको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंजन काम ही नहीं कर रहे, तो उससे भी खासी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, उससे भी ट्रेनें जो खासतौर पर पैसेंजर ट्रेन हैं वो चल सकती हैं। समी साहब, इंजनों का जो मसला बड़ा अहम है। अभी जो प्रोजेक्ट मैंने 300 अरब का बताया ना, उसमें यह है कि लाहौर से कराची तक तमाम ट्रैक इलेक्ट्रीफाई होना है। अब उसकी जो कॉस्ट है ना वो 1/3 होती है, यानी अगर 3 रुपये लगते हैं डीजल का इंजन चलाने पे, तो इलेक्ट्रिक का इंजन चलाने पे उसमें 1 रुपया खर्च आता है। तो इस तरह तकरीबन 40 अरब रुपए सालाना की बचत है अगर इलेक्ट्रीफाई हो जाए। मैं कहता हूँ कड़वा घूंट करें और कड़वा घूंट करके आप इलेक्ट्रीफाई कर ले। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, आप डीजल की महंगी ट्रेन चला रहे हैं, 30-30 करोड़ रुपये का इंजन आता है। अब आप कितने इंजन लाएंगे मुझे बताइए। अगर आप 150 इंजन का आपने चीन के साथ बात की है, अब वो ठेका मंसूख करने की बातें हो रही हैं, वो कहते हैं चलते ही नहीं है भाई।
इनका काम ही नहीं है। जो पहले 69 लिए थे वो आज वो अजायबघर की जीनत बने हुए हैं, उनमें से 20-25 चल रहे हैं, बाकी सारे के सारे वर्कशॉपों में खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली, जो ये कह रहे थे कि इसमें जो उनकी मुलाकात हुई, जो उन्होंने इंटरव्यू किया साद रफ़ीक साहब का, उसमें उनकी नीयत तो ठीक लगती है और वो बड़े पुरअज़्म है कि सारे मामलात को बेहतर बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ेंगे, बहुत सारी फंडिंग चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए जो शायद इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज़ के पास नहीं है। और फिर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हुक्मरान हमेशा जब भी उन्हें हुकूमत मिलती है या हुकूमत में होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं जिसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हों, क्योंकि यकीनन जब कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं तो उसमें फिर बहुत सारे कमीशनों की बात भी होती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो वज़ीर रेलवे हैं वो ये हालात को ठीक करना चाहते हैं और उसके लिए रिसोर्सेज की उन्हें तलाश है, उनका अज़्म है। अब देखते हैं कि आगे वो ये रिसोर्सेज किस तरह से पैदा करते हैं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों, नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना, अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।